बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे तमाम परीक्षार्थियों को पहले ढेर सारी शुभकामना देते हैं और अब हम स्वागत करते हैं आप सभी का बीपीएससी टीचर स्पेशल डेली क्विज में। डेली क्विज में आज हमारे साथ दो टीम है और दो टीम के बीच में हम आज जो जिन प्रश्नों के साथ आपके बीच हैं वह केंद्रित है बिहार पर, अर्थात 25 सवाल हैं जो 25 के 25 बिहार से संबंध रखते हैं। दाईं ओर हमारी टीम बैठी हुई है, आप लोग अपना अपना नाम अपने से बताएंगे। उधर से शुरू कर। दीपा, नीभा, चंदा, बैठे बैठे ही बताना है। निशा, और ये दाईं ओर की टीम थी और बाईं ओर की टीम। हाँ, फिर से एक बार बताइए। वंदना। चलिए, तो बाएं और दाएं जो टीम के सदस्य हैं इनसे अब हमारा अब आपको थोड़ा सा क्विज की कंडीशंस बता दें। 25 सवाल है ऑब्जेक्टिव, 25 प्रश्न है नॉन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आपसे पूछे जाएंगे तो नॉन ऑब्जेक्टिव उनसे, नॉन ऑब्जेक्टिव जब उनसे पूछे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव आपसे। बाईं ओर यानी आपसे ऑड, इनसे इवन नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तैयार हैं? तो स्टार्ट करें। आपका नंबर समझ में आ जाएगा, पहला, तीसरा, जो हम बोलेंगे सवाल नंबर दूसरा तो उनका हो जाएगा। लेकिन जब आपसे नॉन ऑब्जेक्टिव होंगे, जब इनसे पहला सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शनल होंगे तो आपके हिस्से में आएंगे नॉन ऑप्शनल। तैयार हैं? पहला सवाल आपके लिए बिहार स्पेशल क्विज है, बिहार से ही जुड़ा हुआ है। आपके लिए पहला सवाल जाता है, बिहार में 38 जिले हैं, जानते हैं ना? लेकिन कई जिले ऐसे हैं बिहार में जिनके नाम और उनके मुख्यालय के नाम हैं, तो आपको बिहार में जिलों की संख्या बतानी है जिनके नाम उनके मुख्यालय से भिन्न है। ऑप्शन आपके लिए, क्वेश्चन समझ में आ गया? बिहार में कितने ऐसे जिले हैं जिनके नाम उनके मुख्यालय से अलग हैं? ऑप्शन आपके लिए है 10, 12, 8, 6, 8। पक्का? करेक्ट आंसर है। अब आपके लिए इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। 8 में एक जिला है पश्चिमी चंपारण, है ना? पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय पश्चिमी चंपारण में नहीं, कहाँ है? बेतिया में। बिल्कुल सही बेतिया। हम अपने श्रोताओं को बता दें, ऐसे जिला हैं पश्चिम चंपारण, सारण, नालंदा, कैमूर, पूर्वी चंपारण, वैशाली, रोहतास और भोजपुर, जिनके मुख्यालय इनके नाम पे नहीं है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया है, सारण के छपरा में है, बिहार शरीफ है नालंदा का, और पूर्वी चंपारण का मोतिहारी है, वैशाली का हाजीपुर है, रोहतास का सासाराम है और भोजपुर का आरा है। अगला सवाल आपसे, आपने सुना होगा मातृ देवो भव, लोग कहते हैं ना माता देवता की क्षमा में इनकी पूजा करनी चाहिए। आप मानते हैं मातृ देवो? अपनी माताओं की इज्जत करते हैं? क्वेश्चन यही है। ये शानदार यानी ये जो प्रेरणादायी कथन है मातृ देवो भव, यह किस वैदिक साहित्य से लिया गया है? ऑप्शन आप, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से और तैत्तिरीय उपनिषद से। यानी तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है मातृ देवो भव। करेक्ट आंसर है। इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से? मुंडक। जोर से बोलिए, मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद करेक्ट आंसर है। और हम अब श्रोताओं को बता दें कि ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऋग्वेद से लिया गया है। वहीं अतिथि देवो भवः भी लिया गया है किससे? तैत्तिरीय उपनिषद से। और बृहदारण्यक उपनिषद की पंक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय। सुने हैं? चलिए, और एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, वसुधैव कुटुम्बकम। भारत की संस्कृति कही जाती है वसुधैव कुटुम्बकम की है, और ये लिया गया है महा उपनिषद। जब सवाल नंबर तीसरा इनका है, आपको बताना है
आर्यों ने किस क्षेत्र को आर्यावर्त का नाम दिया था? गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब क्षेत्र है, ऑप्शन पहला था आपके लिए। दूसरा, हरियाणा और पंजाब का जो क्षेत्र है इसको, हिमालय एवं विंध्य का जो क्षेत्र था इसको, बिहार और बंगाल का क्षेत्र था इसको। यानी बिहार और बंगाल के क्षेत्र का नाम आर्यों ने आर्यावर्त रखा था। पक्का? करेक्ट। आप लोगों से इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि गंगा और जमुना का जो दोआब क्षेत्र था उसका नाम आर्यों ने क्या रखा? ब्रह्मर्षि जी, ब्रह्मर्षि देश। और हरियाणा पंजाब का रखा था ब्रह्मवर्त, और हिमालय एवं विंध्य का जो क्षेत्र था वह था मध्य देश। मध्य देश, ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मवर्त, ये सारे थे। इस प्रकार से अगला सवाल आपके लिए है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों का विकास 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। इन 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद था जिसकी राजधानी पाटन या पुतना? एक ही था, पाटन को ही पुतना कहते थे। पाटन या पुतना किसकी राजधानी थी? ऑप्शन आपके लिए है अवंती, अस्मक, कंबोज, गंधार। अस्मक करेक्ट आंसर है। जैसा कि हम जानते होंगे कि 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में विकसित था वो था अस्मक। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। आपके लिए क्वेश्चन है गंधार की राजधानी का तक्षशिला। वाह, करेक्ट आंसर है। तक्षशिला का एक और नाम था, उसका नाम था पुष्कलावती। पुष्कलावती। और कंबोज की राजधानी थी राजपुर, और मतलब राजपुर और हाटक। अवंती की उज्जैनी और महिष्मती, है ना, उज्जैनी और महिष्मती। सवाल अब आपके लिए, बुद्ध की, भगवान बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, घर छोड़ा, और बुद्ध का जो गृह त्याग की घटना थी उसको हम लोग महाविनिष्क्रमण कहते हैं। तो महाविनिष्क्रमण बुद्ध ने किया, उसका प्रतीक क्या था? ऑप्शन आपके लिए, यानी बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? पहले तो ध्यान रखना, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? ऑप्शन आपके लिए कमल और सांप, पीपल, पद चिन्ह, घोड़ा। घोड़ा था बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, घोड़ा था। करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हैं कि कमल और सांप बुद्ध के किस घटना का प्रतीक है? कमल और सांप जन्म का राइट आंसर है। और पद चिन्ह महापरिनिर्वाण का है, और वहीं महापरिनिर्वाण, निर्माण मतलब निधन हो जाना, और बड़े लोगों को जब निधन हो, उसमें भी बुद्ध जैसा व्यक्तित्व का जो शरीर त्याग है उसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। और उनकी मृत्यु का प्रतीक है अस्तुप। सवाल नंबर 5वां है, सॉरी 6ठा है, और आपका है। आपके लिए क्वेश्चन है, किसके शासन काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग नाम का एक चीनी यात्री भारत आता है? आपको बताना है जिस समय ह्वेनसांग भारत आया उस समय भारत में मूल रूप से प्रधान राजा कौन थे, मगध के राजा कौन थे? ऐसे भी कर सकते हैं। हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई? हर्षवर्धन के समय में आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था ना। करेक्ट आंसर है। कहते हैं कि हर्षवर्धन के समय में आया ह्वेनसांग, आया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, पढ़ा, लिखा, ग्रहण, शिक्षा ग्रहण किया। आप बता सकते हैं कि ह्वेनसांग ने कितने वर्षों तक नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया? 139 वर्ष तो रह सकता है। 6 वर्ष तक। करेक्ट आंसर है, 6 वर्ष तक। और उस समय 139 देशों का इसका एक यात्रा स्मरण है, समझ गए? यात्रा वृतांत है ह्वेनसांग का, जिसका नाम है सीयोकी। इस सीयोकी में 139 देशों की चर्चा की गई है। नालंदा में 6 वर्ष व्यतीत किया था उसने। ऐसे एक और चीनी यात्री भारत आया था,
फाहियान। आपको बताना है कि फाहियान भारत का किसके समय में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। उनका एक उपनाम भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय का करेक्ट आंसर है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक यूनानी आया था, शल्युकस निकेटर का राजदूत बन करके आया था, मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की थी। और इसके अलावा भी अन्य चीनी यात्री भी आए हैं, सुंग युंग आए हैं, सिंह आए हैं, 7वीं शताब्दी में आए थे। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, 7वां है, इनके लिए है ना। आपको बताना है कौन जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे? जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं ना, तो उनमें से 23 में कौन? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, संभवनाथ, अरिष्टनेमी। पार्श्वनाथ 23वें, पक्का? करेक्ट आंसर है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था सर्पफन, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था वृषभ, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा और अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह था शंख। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 23वें तीर्थकर तो बताया गया कि पार्श्वनाथ थे, आप हमें बताएंगे कि पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जोर से बोलिए। ऋषभदेव करेक्ट आंसर है। और 24वें आप लोग महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह। तो ऋषभदेव प्रथम, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी थे 22वें, संभवनाथ थे तृतीय, और पार्श्वनाथ का तो समझ क्वेश्चन ही था कि 23वां। क्वेश्चन आपके लिए है अगला, मगध पर शिशुनाग वंश का शासन काल था। मगध पर शिशुनाग वंश का शासन काल था 543 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व, 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व, 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व, 323 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी पूर्व, 412 ईस्वी पूर्व से 343 ईस्वी, 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व। करेक्ट आंसर है। आपसे क्वेश्चन इसी से, शिशुनाग वंश का स्थापना तो शिशुनाग नहीं किया होगा, नहीं, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी राजधानी पटना से वैशाली ले गए, फिर उनके एक वंश के यानी उसी वंश के एक दूसरे शासक, जिसकी हत्या कहा जाता है कि पटना में घूम रहा था, तो उसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी थी। आपको बताना है कि शिशुनाग वंश के दूसरे शासक कौन थे? कालाशोक। करेक्ट आंसर है, कालाशोक थे। और कालाशोक की हत्या महापद्मनंद ने तब कर दी थी जब वो घूम रहे थे अपने पटना में, ऐसे ही घूम रहे थे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद नंदीवर्धन आते हैं, और नंदीवर्धन के बाद तो फिर नंदवंश का की बात आती है। 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक नंदवंश का शासन था। महापद्मनंद उसके पहले शासक थे और अंतिम शासक के रूप में थे धनानंद। 543 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक हर्यक वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? हर्यक वंश का शासन था, जो मगध राजवंश का पहला राजवंश माना जाता है। और हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। अगला सवाल होगा 9वां आपसे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका निम्न में से किसको भेजा था? मध्यांतिक, मध्यम, रक्षित, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को पक्का? महेंद्र और संघमित्रा करेक्ट आंसर है। आप जानते हैं महेंद्र और संघमित्रा, उनके महेंद्र पुत्र का नाम था और संघमित्रा बेटी थी। अगला सवाल आपसे है, इसी से जुड़ा हो। मध्यांतिक को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहां भेजा गया? मध्यांतिक को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहां भेजा गया था? समय आप बता सकते हैं आप लोग? हिमालय, कश्मीर और गंधार में भेजा गया। मध्यम को भेजा गया था हिमालय के क्षेत्र में, रक्षित को भेजा गया था उत्तरी कनारा के क्षेत्र में,
और सोन और उत्तरा को भेजा गया था स्वर्णभूमि क्षेत्र में, धर्मरक्षित को भेजा गया था पश्चिमी भारत में, महारक्षित को भेजा गया था यवन राष्ट्र में, महाधर्मरक्षित को भेजा गया था महाराष्ट्र में, और महादेव को भेजा गया था मैसूर में। अगला सवाल आपके लिए है, अशोक के किस शिलालेख से स्पष्ट होता है कि उसने प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीने की प्रेरणा दिया था? यानी प्रजा को के ऊपर किसी भी प्रकार का बैन नहीं रहेगा, धार्मिक रूप से वो स्वतंत्र हैं। 12वां 7वां, अच्छा आपका है 12वां 7वां क्वेश्चन फिर से, अशोक के किस शिलालेख से स्पष्ट होता है कि उसने प्रजा को स्वतंत्र धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दिया? ठीक है, 12वां शिलालेख, 7वां, 13वां, 14वां? 14वां से करेक्ट आंसर है। आपको बताना है कि कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ, कहते हैं लाखों सैनिक मारे गए थे, है ना, बहुत रक्तपात हुआ था, और फिर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इसका वर्णन किस शिलालेख में? 13वें से मिलता है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही कर दिया है। और 7वां शिलालेख कहता है कि अशोक सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। 12वां में सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करता था, इसका उल्लेख है, और साथ साथ महिला महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा भी 12वें शिलालेख से है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मुजफ्फरपुर में जेल कैदियों ने 1856 ईस्वी में निम्न में से कौन सा विद्रोह किया? थाली विद्रोह, लोटा विद्रोह, लोटा एंड थाली विद्रोह, डी में से कोई? लोटा विद्रोह करेक्ट आंसर है, लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह इस विषय पे किया गया था, कैदियों को पानी पीने के लिए जो लोटा दिया जाता था वो पीतल का लोटा होता था, लेकिन 1856 ईस्वी में उसकी जगह पर मिट्टी के पात्र में पानी पीने के लिए कहा गया, जिससे मुजफ्फरपुर के कैदियों ने इसका विरोध किया, विद्रोह कर दिया, इसको लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन का वर्ष बता, कब हुआ? हाँ ठीक है, बिल्कुल जोर से बोलिए। 1914 करेक्ट आंसर है। ताना भगत आंदोलन को जतरा भगत ने नेतृत्व किया था, 1914 ईस्वी में हुआ था। बिहार में हुए कुछ जो जनजातीय आंदोलन रहे उसमें से कुछ इस तरीके से हैं। 1800 से 1802 के बीच में चेरो विद्रोह हुआ, जिसको भूषण सिंह, सी प्रसाद सिंह, रामबख्श सिंह ने नेतृत्व किया। 1831 से 32 के बीच में कोल विद्रोह हुआ, जिसको बुद्धो भगत, बिंदाराय, सिंगराय, मुर्गा मुंडा आदि ने नेतृत्व प्रदान किया। 1832-33 के बीच में भूमिज विद्रोह थे, नेता इसके थे गंगा नारायण सिंह। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, सिद्धू, कानू, चांद एवं भैरव, बहुत महत्वपूर्ण है संथाल विद्रोह 1855 से 56, और सिद्धू और कानू ने इसका नेतृत्व दिया था। इसके अन्य प्रमुख लीडर थे चांद एवं भैरव। 1874 में खरवार आंदोलन हुआ, जिसको भागीरथ मांझी ने नेतृत्व प्रदान किया, और 1899 1900 के बीच में मुंडा आंदोलन हुआ, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा। कौन थे? पक्का। सवाल आपका है ना, 12वां सवाल है। 15 अगस्त आ रहा है, अगस्त क्रांति हुई थी 1942 में, जानते हैं ना। अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई इसके 2-3 दिन बाद हुई। 11 अगस्त को पटना सचिवालय के ऊपर यूनियन जैक, जो ब्रिटिश शासन का झंडा था, इसको हटाकर भारतीय तिरंगा फहराने के प्रयास में पटना के छात्रों ने प्रयास किया। एकदम सवेरे सवेरे भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए और वंदे मातरम गीत गाते हुए सचिवालय की ओर चले, और इस दौरान 7 विद्यार्थी को गोली लगी, जिससे उनकी मौत। इन 7 शहीदों को सबसे पहले तो हम स्पीच कॉन्टेस्ट के माध्यम से उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। और अब सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, इनमें से कौन सा शहीद थे जिनका रिश्ता भागलपुर के खरहारा से था? भागलपुर के खरहारा के थे देवीपद चौधरी, सतीश प्रसाद झा, रामानंद सिंह, उमाकांत प्रसाद सिन्हा। सतीश प्रसाद झा। अच्छा, ये बता सकते हो किस क्लास के स्टूडेंट थे उन दिनों? 11वीं के थे।
और आपसे क्वेश्चन है, 7 शहीदों में मैंने इन्होंने तो बताया कि सतीश प्रसाद झा भागलपुर से थे। देवीपद चौधरी कहाँ से थे? जहांगीर। देवीपद चौधरी देवीपद चौधरी जहांगीर कोई जगह का नाम तो नहीं? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ देवीपद चौधरी थे, आप बता सकते हैं? जमालपुर सिलहट असम से। कहाँ से थे? लेकिन वो रहते थे बिहार में, लेकिन उनका मूल पैटर्नल घर जो था सिलहट असम में था। वहीं रामानंद सिंह का शहादत नगर से थे, पटना से थे, 11वीं के छात्र थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर के थे, सारण से थे, 11वीं के छात्र थे। राम गोविंद सिंह 11वीं से थे, दशरथा पटना से थे। राजेंद्र सिंह 11वीं से थे, बनवारी चक सारण के थे। जगपति कुमार खराटी से थे, ओबरा औरंगाबाद से थे, स्नातक में पढ़ रहे थे। और जिस अंग्रेज ने इन लोगों पर गोली चलवाई, इसका नाम बता सकते हैं? यार हाँ ठीक ठीक बोले। जोपरा आर्चर नहीं, जोपरा आर्चर तो वेस्ट इंडीज का है, गोली नहीं गेंद। WC आर्चर करेक्ट आंसर है। आर्चर था, लग रहा था जोपरा होगा, लेकिन था वो WC आर्चर। ऐसे भी कहते हैं, W माने वेस्ट इंडीज का आर्चर, जोर से याद रखना है। WC आर्चर ने गोली चलवाई थी। और 8वां स्टूडेंट वो कौन था जिसने सचिवालय पे यूनियन जैक के झंडे को हटाकर, उन दिनों जो तिरंगा था जिसमें ऊपर में केसरिया, नीचे हरा, बीच में सफेद थे, केवल अशोक चक्र नहीं थे, उस बीच में थे चरखा, और उसको लगाया था सचिवालय। बता सकते हैं उस विद्यार्थी का नाम? रामकृष्ण सिंह करेक्ट आंसर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और 13वां सवाल आपके लिए है, कौन बिहार आने वाला अंग्रेज था? निम्न में कौन अंग्रेज था जो बिहार आया था? मैनरिक, पीटर मुंडी, मानुची और जॉन ट्रेवरनियर। ऐसा बिहार नहीं आया था, ऐसा कोई नहीं आया था बिहार। आया तो सब था, वो अंग्रेज नहीं था, वो अलग अलग देश का था, आया सब था। पीटर मुंडी पहले तो सही पर है। पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में आया था, शाहजहां का काल था। आपको बताना है मैनरिक किस देश का था? मैनरिक भी भारत आया 1612 ईस्वी में, जहांगीर का शासन काल था। आपको बताना है देश कौन था? आप बोलिए बोलिए। ना ना ना, इंग्लैंड नहीं था, हॉलैंड था। कहाँ का था? हॉलैंड का था। हॉलैंड को हम लोग नीदरलैंड भी कहते हैं, है ना। और जो नीदरलैंड हॉलैंड के वासी थे वो कहलाते थे डच। क्या कहलाते थे? डच। हॉलैंड वासी को क्या कहा जाता था? डच। चलिए, तो डच बात थे। मनुची था इटली का। मनुची कहाँ का था? इटली का था। वो 17वीं शताब्दी में आया, शाहजहां के समय। और ट्रेवरनियर फ्रांसीसी था, जो 1665-66 ईस्वी में आया, और उस समय औरंगजेब का शासन काल था। आपको लेकिन एक सवाल ऐसे ही पूछते हैं, अगर ऐसी है क्वेश्चन, दोनों में से हाथ खड़ा करेंगे, जो पहले हाथ खड़ा कर देगा उसे पूछ देंगे। प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था भारत में? चलिए, इन लोगों ने हाथ पहले खड़ा किया है। आप बोलिए। आप बैठे बैठे उत्तर दे सकते हैं, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। रॉल्फ फिंच करेक्ट आंसर है। रॉल्फ फिंच 1885-87 ईस्वी में, 1585-87 में बिहार आया, और उसने एक वर्णन किया है कि पटना के लोग उस समय जमीन खोद करके सोना निकालने का काम किया करते थे। 14वां सवाल आपके लिए है, निम्न में कौन प्रसिद्ध चिकित्साविद था? हम जो 4 नाम बताएंगे उसमें से कौन चिकित्साविद था? अच्छा, आपसे है, एकदम ऐसे अपने हिस्से को छोड़ना नहीं है। कौन प्रसिद्ध चिकित्साविद था? ऑप्शन आपके लिए, व्याधि, वैस, पाणिनि, चरक। चरक करेक्ट आंसर है। चरक प्रसिद्ध चिकित्साविद था। और अगला सवाल आपसे है, मतलब कि इसी से जुड़ा हुआ, आपको बताना है कि पाणिनि के द्वारा रचित, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा रचित एक प्रसिद्ध किताब है, उसका नाम बताओ। ठीक है, अष्टाध्यायी। जोर से बोलिए, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी करेक्ट आंसर है। और इनमें से एक वैसे हैं जो पाणिनि के गुरु थे, व्याधि ज्यामितीय सूत्र संग्रह करने उनकी रचना है। अब तो इनका है ना,
अब अपने हिस्से का आप ही रखिए ख्याल। कौन सा मेला, अब एक मेला का भी है, कौन सा मेला शिवरात्रि के अवसर पर मुजफ्फरपुर में आयोजित होता है? शिवरात्रि के अवसर पर मुजफ्फरपुर में आयोजित होता है। बौंसी मेला नहीं, सौराठ मेला ये भी नहीं, गोपाष्टमी मेला ये भी नहीं, हरदी मेला ये लगता है। करेक्ट आंसर है। चलिए आपसे क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं सौराठ मेला कहाँ लगता है? मधुबनी में। करेक्ट आंसर है। यह सामूहिक विवाह का एक मेला है। और वहीं गोपाष्टमी मेला खगड़िया में लगता है गोपाष्टमी के अवसर पर, और बौंसी मेला भागलपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। अगला सवाल आपसे है ना, आपको बताना है बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा कला एवं शिल्प विषय में जो उत्कृष्ट योगदान करता है उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? कला व शिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बिहार राज्य भाषा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता? ऑप्शन आपके लिए आर्यभट्ट, उपेंद्र महारथी पुरस्कार, चाणक्य पुरस्कार, रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार। उपेंद्र महारथी पुरस्कार करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हैं चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? जी, चाणक्य पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, किस विषय में? नहीं मालूम आप लोग? राजनीति शास्त्र में। करेक्ट आंसर है। और रामवृक्ष बेनी पुरस्कार मिलता है नाटक एवं रंगमंच, और आर्यभट्ट पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। करेक्ट आंसर है। वाह, अभी तो आप आगे चल रही हैं। आप लोगों को देखिए 17वां सवाल तो इनका होगा, नहीं आपका होगा। कौन सी कृति वात्स्यायन की है? वात्स्यायन नाम सुने हैं? वात्स्यायन की कृति निम्न में से कौन है? पंचतंत्र, कादंबरी, कामसूत्र, मैलांचल। कामसूत्र। वात्स्यायन क्या है? कामसूत्र। करेक्ट आंसर है। आप लोग बता सकते हैं कि पंचतंत्र किसका है? पंचतंत्र विष्णु का, राइट आंसर है। और कादंबरी वानभट्ट का। वाह, वानभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित भी है, चंडी शतक भी है, और इसके अलावे मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है। मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु के यहाँ है, और इनको आंचलिक कहानी का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल आपसे है, बिहार में सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री कौन रहे? अच्छा चलिए, कौन रहे बोल दीजिए। नीतीश बाबू ना, नीतीश कुमार। करेक्ट आंसर है। 6000 से ज्यादा दिन ठोक दिए और अभी बने हुए हैं। और देश में मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूं कि संपूर्ण देश में, पूरे भारतवर्ष में यह पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो 8 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं, और यह कीर्तिमान उन्हें स्थापित कर दिया है। इसी से जुड़ा हुआ आपसे क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम समयावधि के लिए मुख्यमंत्री कौन बने? सतीश प्रसाद सिन्हा। करेक्ट आंसर है। और दूसरे क्रम में अगर बात किया जाएगा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में सबसे लंबे समय मुख्यमंत्री कौन रहे, तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह रहे। श्री कृष्ण सिंह जी। अगला क्वेश्चन 19वां आपसे है, बिहार में फतुहा, पटना के निकट फतुहा में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? क्वेश्चन समझ में आ गया? और एक बात ध्यान में रखना, ये दाईं ओर से मिलती है, बाईं ओर से नहीं मिलती है। किधर से मिलती है? दाईं ओर से मिलती है। ऑप्शन आपके लिए क्यूल, सोन, गंडक, कर्मनासा, पुनपुन। यानी फतुहा के निकट मिलती है पुनपुन। फतुहा पॉप वाला ऐसे तो ना कहीं, पुनपुन नदी आप फतुहा में मिलती है, ये बात है। करेक्ट आंसर है। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? गंगा के निकट फतुहा में मिलती है, पटना में मिलती है। आपको बताना है इसी का। कर्मनासा कहाँ मिलती है? हाँ करेक्ट, बिल्कुल सही है। कर्मनासा चौसा के निकट। जो ही गंगा बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में गंगा जो ही प्रवेश करती है, बिहार में गंगा से मिलने वाली पहली नदी होती है कर्मनासा
और उसके बाद गंडक पहलेजा घाट सुने ही होंगे, वहाँ मिलती है। वही दिग्धा घाट में सोन मिलता है ना। और क्यूल सूर्यगढ़ा में क्यूल नदी मिलती है। वही सबसे खास बात है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, सरयू छपरा के निकट गंगा में मिलती है। फल्गु उरैन मुंगेर के निकट गंगा में मिलती है। कोसी कुर्सेला में गंगा में मिलती है। और महानंदा मनिहारी में गंगा में मिलती है। कमला काठगोला के निकट गंगा में मिलती है। और बूढ़ी गंडक मुंगेर के निकट गंगा में मिलती है। बागमती मुंगेर में। अब 20वां सवाल आपका है ना। निम्न में कौन सबसे गर्म जल कुंड है? सबसे गर्म जल कुंड गोमुख कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड, ब्रह्म कुंड। सबसे गर्म कुंड है ब्रह्म कुंड। करेक्ट आंसर है। आप हमें बता सकते हैं कि ब्रह्म कुंड कहाँ है? राजगीर में। करेक्ट आंसर है। बिहार में 2 ही जगहों पे ज्यादा कुंड है। कहाँ कहाँ? राजगीर और मुंगेर। मुंगेर में है ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी, श्रृंगार, पंचतर, जन्म, लक्ष्मीश्वर, समेश्वर और सीता। और राजगीर में है ब्रह्म, सूर्य, गोमुख, सप्तधारा, मुखदम, नानक। सबके लास्ट में कुंड लगा देना है। 21वां सवाल आपके लिए। किस फसल के उत्पादन में पटना प्रथम स्थान पर है? किस फसल के उत्पादन में पटना प्रथम स्थान पर है? चना, मसूर, तीसी, इनमें से सभी। चना, मसूर, तीसी सब में पटना नंबर 1 पर। वाह, बिल्कुल सही है। आपको बताना है चावल के उत्पादन में बिहार का नंबर 1 जिला रोहतास। करेक्ट आंसर है। गेहूं बताएंगे? गेहूं रोहतास। वाह। मक्का कटिहार। वाह। जौ एवं ज्वार चंपारण। वाह। सरसों पूर्णिया। तिल गया। अरहर दरभंगा। करेक्ट आंसर। शानदार। 22वां क्वेश्चन आपके लिए आपका है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार का उत्पाद है। हम जो बोलेंगे इनमें से आपको बताना है कि कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिलता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है यह, यानी एक प्रकार का भौगोलिक चिन्ह प्रतीक हो जाता है कि इसका मूल स्थल यही हुआ, यानी किसी जगह से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। तो आपको बताना है जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार का उत्पाद है। 1 में जर्दालू आम, 2 में शाही लीची, 3 में मगही पान, 4 में कतरनी चावल। अब कुछ एक मिनट अब हम बोलेंगे। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, अर्थात जर्दालू आम और शाही लीची। 2 केवल 1, 2, 3 अर्थात जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान। सी 1, 2, 3 और 4 और डी इनमें से कोई नहीं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 सब है। सब बिहारी का है। लीची कहाँ का होगा? मुजफ्फरपुर है। आप लोग क्या? ठीक है, बिल्कुल सही कर दिया है। चलिए, शाही लीची अब जब फैले हैं तब जीआई टैग सही। कतरनी चावल वो फैले हैं जी। अच्छी, बहुत प्यार वाली बात है तो खाना ही ना पड़ेगा। 23वां सवाल आपके लिए। मुंगेर में यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार, बिहार में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पश्चिम चंपारण, ऑप्शन डी भागलपुर। गया में मिलता है। बिल्कुल शुरू कर दिया है। अवरक की खान के साथ इसको पाया जाता है ना। सैलखरी भी पाया जाता है गया में सबसे अधिक, लेकिन अबरक में के खान में ही और यूरेनियम के अयस्क पाए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला सोना के उत्पादन में, यानी सोना का भंडार रखने में अव्वल दर्जे पर है? पहला स्थान सोना का भंडार सबसे ज्यादा केकरा पास है? बोलिए कुछ। 4, 3 नहीं मालूम, याद नहीं आ रहा है, मतलब याद नहीं हो रहा है। आप लोग मुंगेर। देखिए अभी आप पता चल गया ना, यही था से मुंगेर था। करेक्ट। चलिए अगला है आपके लिए है, आपका है भीम बांध अभ्यारण्य बिहार में कहाँ है? भीम बांध अभ्यारण्य बिहार में है नालंदा, कैमूर,
पश्चिमी चंपारण, नवादा, मुंगेर। भीम बांध अभ्यारण्य, भीम बांध अभ्यारण्य, नालंदा, कैमूर, पश्चिम चंपारण, नवादा, मुंगेर। अब तो दो ऑप्शन आपको। सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए। भीम बांध अभ्यारण्य बिहार के में कहाँ है? नालंदा। नहीं सर, ऑप्शन इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है नालंदा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, नवादा, मुंगेर। नालंदा। गलत उत्तर है। अब सही आंसर है मुंगेर। कहाँ है? मुंगेर। और लगभग सब जगह बोल दिए थे हम लोग, नालंदा बोल ही दिए, 4 को 5 को भी गलत था। चलिए, घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? रॉन्ग। आप नालंदा में। चलिए इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नालंदा। नवादा। ककोलत जलप्रपात नवादा। अगला है तेलहर जलप्रपात या तेलहर झरना, जलप्रपात को झरना ही कहते हैं। तेलहर नहीं मालूम आप लोग? नो, कैमूर में। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, इनका होगा और आपका ऑब्जेक्टिव चला जाएगा। कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? कंजन्स कप, प्रेसिडेंट कप, जयपाल सिंह कप, रणधीर वर्मा। करेक्ट आंसर है। आप बता सकते हैं प्रेसिडेंट कप कौन चीज से रिश्ता रखता है? फुटबॉल से। करेक्ट आंसर है जयपाल सिंह कप हॉकी से, कंजन्स कप हॉकी से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों टीम को यहाँ पर आए और क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और अपने हिस्से के लगभग सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया।